जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम के पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, पेपर 2 में हम समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम पहले ही बताए हुए थे आपको पेपर 2 का लगभग 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि 40 क्वेश्चन का तैयारी आप कर लेते हैं तो आपका पेपर 2 का फुल तैयारी हो जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप ये 40 क्वेश्चन ज़रूर देखें। तो इससे पहले भी हम पेपर 2 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो देखने के बाद वह भी वीडियो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चन आप देखिएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बताएंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 तक बता चुके हैं। आप इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार पर प्रकाश डालें। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं कर्तव्य की विवेचना करें। ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो ये 40 क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे सभी यदि आप देख लेते हैं तो पेपर 2 का आप फुल तैयारी आपका हो जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका 40 क्वेश्चन यदि देख के जाते हैं तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं। और एक और बात कि आप लोग का यदि पॉलिटी कमज़ोर है तो यहाँ से जो क्वेश्चन बताएंगे आपको तो इसको देख के पॉलिटी का भी अच्छा है, थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार पर प्रकाश डाले। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बाद जो मौलिक अधिकार है उस पर जो है उसका वर्णन करना है या उस पर प्रकाश डालना है। देखिए प्रस्तावना तो आप समझ ही रहे हैं कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना तैयार किया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो प्रस्तावना उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। और मौलिक अधिकार क्या होता है कि ये आपको राज्य के विरुद्ध आम आदमियों को दिया जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिया गया है। हम 12 से 35 हम हर एक मौलिक अधिकार के बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहें। तो हम गारंटी देते हैं कि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 2 क्वेश्चन जो बताए हैं आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में कोई भी किताब लेते हैं या कुछ भी लेते हैं उसके प्रारंभ में जो है एक तरह से प्रस्तावना तैयार किया जाता है। उसी तरह संविधान के भी प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। उस प्रस्तावना में जो है उसके मूल उद्देश्य और लक्ष्यों को जो है स्पष्ट किया जाता है। यह संविधान का सबसे मूल्यवान अंग होने के कारण संविधान की आत्मा, कुंजी तथा मानदंड है। क्या? प्रस्तावना, जिसके आधार पर ही संविधान का मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ है एक श्रेष्ठ आभूषण है। यह भारत के प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त किंतु सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में इस प्रकार समाहित किया गया है कि यह इसकी मूल भावना को अधिक स्पष्ट कर देता है। वर्तमान में इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। देखिए प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक तरह से सार है। यदि आप प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसी में से सार आपको निकल के आ जाएगा, पूरा संविधान का सार आपको निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना किस प्रकार से हमारे संविधान में दिया गया है। देखिए शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार, देखिए न्याय किस प्रकार का, कितना प्रकार का न्याय है। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों प्रकार का न्याय। ठीक है, तो न्याय का चर्चा जो है 3 प्रकार का किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, दिलाने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार का किया गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 यानी मिति मार्गशीर्ष शुल्क 9वीं संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मप्रेरित करते हैं। तो ये हमारे एक तरह से ये हमारा प्रस्तावना है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिया गया है। क्या क्या है दिया गया? देखिए, समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं। पहले देखते हैं समानता का अधिकार। इसको जो है मौलिक अधिकार में सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? ठीक है, देखिए, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। देखिए, भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार को प्रथम स्थान दिया है। किसको हटाने के लिए? असमानता को मिटाने के लिए। ठीक है, तो संविधान निर्माता ने इसको जो है समानता के अधिकार को प्रथम स्थान दिया है मौलिक अधिकार में। देखिए, इसमें क्या क्या समान दिया गया 14 से 18। देखिए, आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। तो कानून जो है सबके लिए समान होगा, यह आर्टिकल 14 में कहा गया है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब कि आप धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 16 में कहा गया है सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 में यही कहे कि सरकारी कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी दिया जाता है, कोई योजना चलाया जाता है, उस पर जो है सभी को समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 16 में कहा गया। आर्टिकल 17 में है अपारदर्शिता का निषेध, मतलब छुआछूत का अंत जो है आर्टिकल 17 में कहा गया। आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों के अंत के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, अब हम देख लिए आर्टिकल 14 से 18 तक में। आर्टिकल 19 में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आर्टिकल 19, क्योंकि 19 में ही बहुत कुछ दिया गया है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया गया है। देखिए, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। तो क्या क्या? देखिए, आर्टिकल 19(1) में जो है दिया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में जो है प्रेस की भी स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ठीक है, देखो, दूसरा है अनुच्छेद 19(2) जिसमें है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19(3) है समुदाय और संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(4) है भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(5) है कि वृत्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। ये 19(5) में दिया गया है। आर्टिकल 20 में है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी कि कोई भी यदि अपराध किया है कोई भी व्यक्ति, जब तक उसको दोष सिद्ध साबित नहीं हो सकता उस टाइम तक उसको संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 21 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। इसमें शादी की भी जो होता है शादी की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में ही दिया गया। और आर्टिकल 21 में जो है मौलिक अधिकार में जोर दिया गया है शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, तो आप इसे एडिशनल में जानकारी रख सकते हैं। आर्टिकल 22 में है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 22 में। अब तीसरा देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और 24 है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में किसी भी व्यक्ति के किसी भी रूप में शोषण की मनाही की गई है। आर्टिकल 23 में यही कहा गया कि आर्टिकल 23 में कि मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, यानी कि आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मनुष्य जो है एक वस्तु नहीं है, मतलब मनुष्य का खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते। इस पर है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध, मतलब खतरनाक काम पे आर्टिकल 24 के तहत
14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, एक बार इस खाका को देख लीजिए। देखिए, नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकार किस प्रकार है। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल जो अनुच्छेद 25 से 28 है। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 है। और छठा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार तक देख लिए 23-24। आइए अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या होता है? जब देखिए, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि भारत जो है किसी भी धर्म को लेके नहीं है, यहाँ सभी धर्म को समान अवसर दिया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला है आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब सभी जो है एक दूसरे के धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में कहा गया। आर्टिकल 26 में कहा गया है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म जो पूजा पाठ होता है, उस पूजा पाठ को आप कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 27 में कहा गया है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी की छूट, मतलब कि आप किसी भी मंदिर में देखते हैं वहाँ दान पेटी लगा हुआ है, उस दान पेटी पे भारत सरकार के द्वारा कोई कर टैक्स नहीं लगेगा, आर्टिकल 27 में वही कहा गया है। और वहीं आर्टिकल 28 में कहा गया, यानी अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता, कि आप किसी भी शिक्षण संस्था में वहाँ धार्मिक शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 28 के तहत। आइए पाँचवा देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए, भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं तथा संस्कृतियों के लोग रहते हैं, अतः संविधान में प्रत्येक संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन कर सकता है। मतलब सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्म अपना अपना जो है समुदाय या जो अति धर्म को लेकर आगे बढ़ा सकता है, शिक्षा संस्था दे सकता है, इसकी 5 में कहा गया है। छठा में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आर्टिकल 32 है। ठीक है, आर्टिकल 32 के साथ आपका किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जो है जारी करता है, वो भी आपको बताएंगे इसी में। तो आइए देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार यानी मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग रख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रकार का जो है रीट जारी करता है। जो 5 प्रकार का रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, उसको देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश लेख, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है अधिकार परीक्षा लेख, पाँचवा है उत्प्रेक्षण लेख। ये 5 प्रकार का यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। तो पहला क्वेश्चन देख लिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं कर्तव्य की विवेचना कीजिए। देखिए, आइए इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं कर्तव्य की विवेचना। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ है कि नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जो राज्य को जनता की भलाई के लिए तथा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य को काम करने की दृष्टि से प्रेरणा देती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ ऐसे सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों तथा कानूनों को बनाते समय ध्यान में रखेंगे आम जनता के लिए। देखिए, इसी नीति निर्देशक तत्व के बारे में
LG खांडेकर ने कहा है कि सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। देखिए सिद्धांत मतलब नीति निर्देशक वो सिद्धांत या आदर्श है जिनकी पूर्ति के लिए जो है राज्य सरकार जो है इसकी प्रयत्न करेगी। इसका कहना था LG खांडेकर का। देखिए भिन्न भिन्न राज्यों को परिस्थितियों के अनुसार ये तत्व एवं सिद्धांत भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब सभी राज्य के लिए जो है ये सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल जो है ये आपका 36 से जो है 51 के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो सभी आर्टिकल को देखेंगे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। देखिए इन कानूनों के पीछे कोई कानूनी सत्ता नहीं होती है। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि इनका पालन करे या ना करे। देखिए इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इनमें जितना भी विषय दिया गया है इसका पालन करे या ना करे इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये खुद सरकार पे निर्भर करता है। ठीक है, परंतु इनका पालन करना प्रत्येक राज्य का नैतिक कर्तव्य है। ये सिद्धांत प्रशासन के पथ प्रदर्शक हैं। इनके अंतर्गत उन आदेशों एवं निर्देशों का समावेश है जो संविधान ने भारत राज्य तथा विभिन्न राज्यों को अपनी सामाजिक तथा आर्थिक नीति निर्धारण करने के लिए दिए हैं। इन सिद्धांतों के विषय में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। किसके सिद्धांतों के बारे में? तो आदर्श जो है आदर्श या नैतिक कर्तव्य जो होता है इसके बारे में या राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में BR अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे विचार से निर्देशक सिद्धांतों का बड़ा महत्व है, क्योंकि वे इस तथ्य की प्रतिष्ठा करते हैं कि हमारा लक्ष्य आर्थिक प्रजातंत्र है। हम यह नहीं चाहते थे कि संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के माध्यम से केवल संसदीय पद्धति के शासन की स्थापना की जाए। देखिए आगे देखते हैं। स्थापना की जाए और हमारे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कोई निर्देश न रहे। अतएव हमने जानबूझकर निर्देशक सिद्धांतों को अपने संविधान में सम्मिलित किया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 37 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल ये लीजिए 36 ले लीजिए यहाँ, ठीक है, 36 से 51 के बीच में दिया गया है, वर्णन किया गया जो निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें क्या क्या बात कहा गया है नीति निर्देशक तत्व में, मोटा मोटी आपको जानना चाहिए इसे। देखिए आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निर्देशक तत्व। देखिए सामान्य जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं। देखिए पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है इस नीति निर्देशक तत्व में। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित हो, कि मतलब इस तरह से भौतिक संसाधनों का वितरण किया जाए जिस पे सभी का जो है सर्वोत्तम सामूहिक हित हो, मतलब सभी को एक अच्छा तरीका से इसे मिल सके। तीसरा है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार गतिशील हो जिससे धन और उत्पादन के साधनों का जनसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। चौथा है पुरुषों और स्त्रियों तथा अवयस्क बालकों का दुरुपयोग न हो तथा आवश्यकता के कारण विवश होकर नागरिकों को ऐसा कार्य न करना पड़े तो जो उनकी आयु तथा शक्ति के प्रतिकूल हो। पाँचवा है पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन की प्राप्ति हो। देखिए राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने में, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निःशक्ति एवं अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने वालों को प्रभावी रूप से सहायता उपलब्ध कराएगा। इसी के अनुसार जो है सरकारी हॉस्पिटल सब जो खुलता है इसी के अनुसार। सातवां देखते हैं।
देखिए, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालक और अल्प अल्प अल्पज्ञ व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग की रक्षा की जाए। 8वां है, राज्य कर्मचारियों का काम निर्वाह, मजदूरी, श्रेष्ठ जीवन स्तर तथा अवकाश का संपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशिष्ट रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर पढ़ने का प्रयास कराया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, आइए आप जानते हैं कि सामान्य जनता को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने वाली नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से आप कह सकते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टता या सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित ना रह जाए। इसके लिए सरकार एक वकील, कोई किसी के साथ कुछ भी दुर्बल वर्ग या जो जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ कुछ व्यवहार होता है तो उसके लिए सरकार अपना वकील देता है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए आगे। देखिए, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों मतलब SC और अनुसूचित जनजातियों मतलब ST, SC और ST की शिक्षा और धन संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और इसी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा एवं संरक्षण प्रदान करेगा। यह राज्य का कर्तव्य है जो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। देखिए, राज्य समाज के अनेक वर्गों के बीच प्रतिष्ठा, अवसरों तथा सुविधाओं की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। तीसरा है, राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा। इस निर्देशक तत्व के संबंध में कहा गया था कि इसे संविधान के आरंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात 1960 के पूर्व पूरा किया जाना चाहिए, परंतु सरकार ने इसे अब 1 अप्रैल 2010 को कानूनी रूप प्रदान कर संपूर्ण देश में लागू किया है। शिक्षा के अधिकार को जो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। देखिए, राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। एक समान सिविल संहिता जो आर्टिकल 44 में दिया गया है UCC। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। यह आर्टिकल 50 में दिया गया है। देखिए, अन्य नीति निर्देशक तत्व उसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। देखिए, राज्य द्वारा अपने नागरिकों को पोषाहार तथा जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करना, राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग पर निषेध का प्रयास करेगा। दूसरा है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं की नस्लों का परीक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध के निषेध हेतु कदम ये नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, ये कदम उठाएगा। देखिए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। देश में जो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, वन तथा वन जीवों का भी रक्षा करेगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, संसद द्वारा बनाए गए कानून या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की यथाशक्ति सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व ये निम्नलिखित है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ये आर्टिकल 50 में दिया गया है। ठीक है, हम आपको आर्टिकल 38 से भी बताएंगे, 38 से 50 तक, आर्टिकल 38 से 50 तक भी बताएंगे। पहले देख लीजिए, ये आर्टिकल 50 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति, नहीं आर्टिकल 51 में दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना है। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि
बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। मतलब कि हमारा भारत देश किसी के साथ संधि करता है तो इस संधि के लिए जो है भारत में किसी प्रकार का जो है विरोध ना हो, ये चीज़ कहा गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो भी है उसको मध्यस्थता करके जो है निपटाने का जो है प्रोत्साहन किया जाएगा। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अब आते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए, आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 क में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देगा राज्य। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 है काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। मतलब कि न्यायसंगत काम हो, मनोविचित दशाओं के साथ किया जाए। मतलब जितना घंटा, मतलब 10 घंटा है तो 10 घंटा ही करना, ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटा के लिए काम में लगा दिया जाए। और जो प्रसूति है उसकी सहायता करना या उसको छुट्टी देना। आर्टिकल 43 है कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि देना। जितना कम है उसके अनुसार जो है उसको मजदूरी मिलना चाहिए। आर्टिकल 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब यूसीसी, जो आर्टिकल आपको 44 में देखने मिलता है। आर्टिकल 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 45 में कहा गया है। आर्टिकल 46 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंची करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य राज्य का होगा। ये आगे देखते हैं। आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 में दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। देखिए, हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लिए। अब आइए देखते हैं मूल कर्तव्य क्या है। जो मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में जो है रूस से लिया गया है, ठीक है। और ये भाग 4A में आर्टिकल 51A में दिया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। देखिए, सन 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन के चतुर्थ भाग भाग चतुर्थ ओ में यानी कि 4A में अनुच्छेद 51 को में जोड़ा गया है, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। मतलब जिस टाइम 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया, उस टाइम मूल कर्तव्य जो थे वह 10 ही थे। वहीं वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई, जो निम्न प्रकार है। और लास्ट जो 11वां मूल कर्तव्य जो था जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। देखिए, अब 11 मूल कर्तव्य देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, क्या क्या है। देखिए, पहला है मूल कर्तव्य संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। छठा है राष्ट्र की समन्वित संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं की रक्षा करना। सातवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। आठवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। ये 10 जो है हमारा मूल कर्तव्य, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में। और लास्ट वाला जो 11वां ये मूल कर्तव्य जो है ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि है प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार कराएं, जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था।
तो देख लिए 2 क्वेश्चन। आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए उतना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो देखिए आने वाले वीडियो में आपको किन किन क्वेश्चनों को बताएंगे वो देख लेते हैं। इससे पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 13 तक बता चुके थे। आज के वीडियो में 14 नंबर और 15 नंबर बता दिए हैं। तो आप पहले जो क्वेश्चन बताएं उसको भी देख सकते हैं। हम प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बताएंगे, जो कि है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, न्याय, समानता एवं भाईचारा की प्रतिमूर्ति की विवेचना करें। और क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षा का माध्यम एवं त्रिभाषा सूत्र के विकास पर प्रकाश डालें। ये दोनों क्वेश्चन जो है आने वाले वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।